हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी प्रकार के जो एग्जामों में जो आपने फॉर्म भर रखे हैं उनके हिसाब से जो आगामी परीक्षा नज़दीक आ रही है तो आपका करंट अफेयर्स का सेगमेंट भी उसमें आता होगा। तो उम्मीद है आज आप करंट अफेयर्स के जो 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इनमें से आपकी एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रश्न ऐसे हूबहू वहाँ पर मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए आज अपन रात की शुरुआत करते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है ना उस पर चर्चा करते हुए देखते हैं साहब। पहला प्रश्न अपना होता ही है, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ ये पूछा गया है कि हमारे देश के साथ जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने, अमेरिका ने एक समझौता किया है। अब वो कौन सा देश है इनमें से जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसको आप CETA नाम से जानते हैं। तो ये जो समझौता हुआ ना ये आपके इंग्लैंड के साथ हुआ, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन 3 होता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जून 2025 तक कुल कितनी मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित हासिल करके भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका अडानी ग्रीन ग्रुप होता है ना, देखो अपन को 2 ग्रुप याद रखने हैं, अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप। हालांकि नाम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन जो गौतम अडानी, क्या नाम रखना है, जो गौतम अडानी जी का जो ग्रुप है ना उसको बोलते हैं आप अडानी ग्रुप। तो इसने लगभग 15,540 मेगावाट ऊर्जा क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनने की घोषणा की है। अब ये तो जून 2025 में की थी। अब यदि आप दिसंबर 2025 तक लास्ट में देखेंगे ना तो ये लगभग 16,000 गीगावाट क्षमता के साथ में देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बनकर तैयार होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश में भूमि मार्ग द्वारा कुछ जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या बताया कि सरकार ने अपने जो पड़ोसी देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, उन पर कुछ के साथ शुल्क भी लगता है। अब वो शुल्क 2 प्रकार का होता है। सरकार एक तो यहाँ आयात शुल्क लगा देती है, एक यहाँ निर्यात शुल्क लगा देती है। अब कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, वो होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जिनके साथ में मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कर रखा है, लेकिन वहाँ क्या करते हैं कि वो उत्पादों पर ही प्रतिबंध लगा देते हैं। ऐसे ही हमारा जो निकट पड़ोसी देश है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन में बांग्लादेश का नाम आता है। तो बांग्लादेश से भारत भी पहले जूट का आयात करता था, आजकल उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन 3 याद रखेंगे साहब। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है, जो 1927 में देश में प्रथम रेडियो प्रसारण की स्मृति में है। तो देखो 1927 में पहली बार देश में रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया गया था और वो तारीख थी 23 जुलाई 1927। इसलिए 23 तारीख को हमने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, जिसे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो देखो ये MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका विषय क्या था। तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था और 7 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ था। इसका जो विषय था वो ये था, सदाबहार क्रांति और जैव खुशहाली का मार्ग। ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का विकास किया था। तो देखो पहला जो ऑप्शन है ना इसमें ये हरित क्रांति दे रखा है और किसान कल्याण दे रखा है। तो हमारे यहाँ पर जो MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ये हरित क्रांति के जनक हैं और जो आपके राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पहला ही ऑप्शन हरित क्रांति से और किसान कल्याण से दे रखा है। तो हो सकता है आप वहाँ पर इसको गलत कर दें, तो इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये ध्यान रखूं। हालांकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं और राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, लेकिन जो ये
थीम थी, जो ये विषय था, तो वो सदाबहार क्रांति और जैव खुशहाली मार्ग रखा गया था। इतना आप ध्यान रखें। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा, देखो भाई यहाँ पर परमाणु ऊर्जा पूछी है, तो परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखो हमने क्या है, जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ और 2047 तक की बात कर रहे हैं, इन 100 सालों में हम लगभग 100 गीगावाट यानी कि 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता बढ़ाएंगे। किस क्षेत्र में? परमाणु ऊर्जा में। तो परमाणु ऊर्जा में 100 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान रहे कि आगामी जो वर्ष है इस पर परमाणु ऊर्जा पर विशेष काम किया जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट रखा है। मातृवन पहल का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो देखो ये 7वां प्रश्न है, इसमें ये पूछा गया है कि मातृवन पहल एक प्रकार से नया नवाचार है, इसका शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? तो दिए गए ऑप्शनों में जयपुर है, चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है और भोपाल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 नंबर, ये ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम है साहब। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान को यानी जो ज्ञान प्राप्ति की जो पुनः प्राप्त करने की विषय का पहला अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित किया गया था? देखो ये थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको प्रश्न समझा देता हूँ। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत सरकार अपने जो ज्ञान है ना उसको पहुंचाना चाहती है चारों तरफ। अब भारत सरकार क्या करती है, उसको वापस से संरक्षित करना चाहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पांडुलिपि सम्मेलन है वो अपने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत मंडपम नई दिल्ली 11 से 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था, इसलिए ये साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बनने वाली भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसका नाम है जनासू सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? अब देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य के कहाँ बनी है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी 2 नदी आकर के मिलती है, उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जनासू सुरंग है, उसकी लंबाई पूछी है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 12.25 किलोमीटर, 13.80 किलोमीटर, 15.10 किलोमीटर और 14.57 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 14.57 किलोमीटर वो सुरंग है। तो देवप्रयाग में जो आपके सुरंग निकली है ना वो इस प्रकार से यहाँ पर ये सड़क मार्ग है। तो ये जो सड़क मार्ग है ना इसी के साथ में नीचे से ये सुरंग निकाली जा रही है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी जो सुरंग है जनासू सुरंग के नाम से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, इतना ध्यान रखना है आपको। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के सम्मान में 7 अगस्त को, 2 बात ध्यान रखनी है, एक तो सरकार कौन सी है? महाराष्ट्र, और तारीख कौन सी है? 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का फैसला लिया है? तो यहाँ याद रखना है ये था आपका सतत कृषि दिवस मनाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है 7 अगस्त को। क्यों? क्योंकि ये आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के सम्मान में 7 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अभी जो अपन ने पिछले प्रश्न पढ़ा था ना जिसकी थी आपके जैव विविधता सतत विकास रखी थी, उसी दिन ये दिवस मनाने की भारत सरकार ने घोषणा की थी। तो इतना याद रखें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में शुरू की है? देखो ये हमेशा ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र में माइनिंग का काम होगा या पर खनन क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर किया जाएगा। तो ये भारत का छोटा नागपुर का पठार है। अब छोटा नागपुर का पठार तो देखो ये एक ऑप्शन तो दे रखा है गोवा, इसका मतलब गोवा तो है ही नहीं, इसका मतलब छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। लेकिन जो भारत की पहली खनन पर्यटन जो परियोजना है ना वो आपके झारखंड में रांची के पठार पर शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो आपका रांची का पठार है ना यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रांची वाला एरिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है? जो 1927 में देश में प्रथम रेडियो प्रसारण की स्मृति में है। तो उसको मनाया जाता है आपके 23 जुलाई, क्योंकि
23 जुलाई 1927 में भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने फैसला लिया है। तो हमेशा याद रखना है 23 जुलाई को आपका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, सुमन बेरी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुमन बेरी वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं या उनका किस पद से संबंध है? तो देखो, सुमन बेरी की जब बात आती है तो ये पहली बात तो आप याद रखें कि ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है कि साहब, ये ऐसा नहीं है योजना आयोग के अध्यक्ष है क्या? ये योजना आयोग अब समाप्त कर ही दिया है। हालांकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो देखो यह भारत के वित्त सचिव, तो ये हैं साहब आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब नीति आयोग क्या है? अब देखो, जो पहले योजना आयोग था ना, जिसकी स्थापना नेहरू जी ने की थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी नेहरू जी ने। लेकिन बाद में ये 1 जनवरी 2015 को, बाद में क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हमने कर दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो होते प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पूछे गए उपाध्यक्ष सुमन बेरी की बात की गई है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ये ध्यान रखो, सुमन बेरी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हाल ही में किस देश से भारत वापस लाए गए हैं? तो देखो, ये भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष है हाल ही में कौन से देश से भारत लाए गए हैं? तो वो देश आपका हांगकांग है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, याद रखें। न्यूज में ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर ले लिया है, ध्यान रखो। डॉक्टर MS स्वामीनाथन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब ये वो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन आ गए साहब। वे भारत के हरित क्रांति के सूत्रधार थे, इसका मतलब हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन ही थे। कथन बिल्कुल सही है। उन्हें भारत रत्न 2024 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था, ये बात भी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जन्म दिवस को, यानी जो 7 अगस्त को जन्म दिवस था ना, इसको सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर ये उपरोक्त तीनों ही कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे। भारत सरकार ने उनको वर्ष 2024 का भारत रत्न सम्मान दिया है। यह देश का सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च सम्मान होता है, तो ये भी आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें। प्रधानमंत्री धनदान कृषि योजना को कब मंजूरी दी गई? अब देखो, ये PM धनदान कृषि योजना है ना, इसको मंजूरी दी गई है। तो ये ध्यान रखो, जैसे 2 जुलाई 2025 है, 10 जुलाई 2025 है या 16 जुलाई 2025 है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो आपका 16 जुलाई 2025 है। तो ये PM धनदान कृषि योजना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साहब आपके। आगे देखो, PM धनदान कृषि योजना, अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री धनदान कृषि योजना को प्रारंभिक रूप से कितने जिलों में लागू किया जाएगा? तो इसको प्रारंभिक रूप से 100 जिलों में लागू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? यानी RDI मतलब ये होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इसके लिए जो राशि स्वीकृत की है ना, वो आपके की है साहब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। भारत सरकार द्वारा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो भारत सरकार के द्वारा घरेलू तिलहन उत्पादन, देखो यहाँ पर ये बात विशेष गौर करने की, एक तो घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है, फिर उसके लिए योजना कौन सी चलाई जा रही है ये ध्यान रखो। तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है, आत्मनिर्भर तिलहन योजना भी संचालित है, और राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन भी संचालित है, और मिशन ऑयल इंडिया भी संचालित है। लेकिन जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपके जो ये मिशन चला रखा है, ये राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन चला रखा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, देखो ध्यान से, राष्ट्रीय सहकारिता नीति, ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का अनावरण कब किया गया? तो ये ध्यान रखें साहब, 15 जुलाई 2025, 20 जुलाई 2025, 24 जुलाई 2025, 28 जुलाई 2025। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 24 जुलाई 2025 को आपके नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी
लागू की गई है। इसका अनावरण वहाँ पर किया गया है। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देश में आदिवासियों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ बनेगा? जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय पेशा उत्कृष्टता संस्थान बनेगा अमरकंटक मध्य प्रदेश में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देखो ये जगदीप धनखड़ है ना, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है। अब यह प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया है। अब इस्तीफा दे कौन रहे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है अनुच्छेद 67A के तहत। तो इतना याद रखें। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब देखो हमारे यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो प्रेसिडेंट को इस्तीफा देते हैं, ये ध्यान रखा होगा, आपको पता होगा। और प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को इस्तीफा देते हैं। इसका मतलब कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा दिया था, तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया है? तो आर्टिकल 67A क्लॉज के अंतर्गत दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया? तो राष्ट्रपति हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को जो राज्यसभा में मनोनीत करती है। तो अब की बार जो जुलाई 2025 में जिनका मनोनयन किया उनमें डॉक्टर मीनाक्षी जयंती साहब, एक उज्ज्वला निकम थी, एक हर्षवर्धन श्रृंगला थी। तो उपरोक्त सभी, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दिए गए ऑप्शन के 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि ये सब के सब आपके राज्यसभा में मनोनीत की गई हैं। तो याद रखें इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भारत का पहला पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क है और ये आपके तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। 19 जून 2025 को किस संस्था ने नया आदर्श वाक्य, देखो, नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उदारीकरण अपनाया? इसका मतलब यह है ऐसी कौन सी संस्था है जिसका लोगो चेंज हुआ है या जिसने अपना जो लोगो क्या बनाया है, आदर्श वाक्य क्या बनाया है, उसका नाम है नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उदारीकरण। तो ये बनाया। तो भ्रष्टाचार पर जो काम करने वाली संस्था है उसका नाम होता है लोकपाल। तो ये लोकपाल का आपका लोगो है। तो अब याद रखेंगे, तो लोकपाल का जो लोगो है आपको कमेंट बताना है कि वर्तमान में लोकपाल कौन है, भारत के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। देश का पहला राज्य जहां ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है, तो देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा की गई? दिए गए ऑप्शन में बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना है। तो देखो अभी हमने यहाँ पर देखे बिहार में चुनाव हुए थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो तो ऑप्शन नंबर 1 है। अब बिहार के जो चुनाव हुए ना, ये कुल 243 सीटों पर हुए थे। तो 243 सीटों के इस महासंग्राम में जो पार्टी 122 सीट लेकर के आएगी वो आपकी बहुमत प्राप्त करेगी। अब बहुमत प्राप्ति का जो आंकड़ा है ना वो 122 सीट है। एक बात ये ध्यान रखना है, इस बार 202 सीटों के साथ के प्रचंड बहुमत में एनडीए इस बहुमत से भी काफ़ी आगे निकल गई है। तो अब ये एनडीए अब सरकार बनाएगी। अब देखना यह है कि पहले के जो आपके मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया चेहरा अब सामने आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन वोटिंग की जो सुविधा है ना वो सबसे पहले अपन ने बिहार में शुरू की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये 24 जून 27%। देखो भाई 27%। 24 जून 2025 को जारी की गई यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखो ये क्या होता है, जो एसडीजी इंडेक्स होता है ना, उस एसडीजी के लिए एक हर वर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है यूएन के माध्यम से। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत ने अपना 99वां स्थान कायम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस रिपोर्ट में और भी कुछ याद नहीं रहे तो कम से कम इतना याद रहना चाहिए कि ये एसडीजी डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है और भारत का स्थान इसमें 99वां
और इसको जारी कौन करता है, तो ये जो यूएन उसको जारी करता है, जिसमें आप यूएनडीपी पढ़ते हैं वो प्रोग्राम चलाता है, वो जारी करता है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 4 राज्यों के कुल कितने जिलों में लागू की जाएगी। अब देखो, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 4 राज्यों में संचालित है। अब इन 4 राज्यों में आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, आपका हरियाणा है और यह आपका दिल्ली है। इन 4 राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो इसमें लगभग 4 राज्यों के 29 जिले शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया। तो ये ध्यान रखो साहब, मोदी जी ने जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ना, उसका उद्घाटन किया चिनाब ब्रिज पर, चिनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रधानमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर अपने आवास पर किस पौधे का रोपण किया है। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अपने आवास पर, यानी कि ये विश्व पर्यावरण दिवस की बात बताई जा रही है, नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी जो 5 जून को होता है, उस दिन एक पौधा लगाया था उन्होंने अपने आवास पर। उस पौधे का नाम था सिंदूर। उस पौधे का नाम क्या था? सिंदूर। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके तहत मोदी जी ने 7 मई के आसपास ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी उपलक्ष्य में जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, तो उसने आवास पर पीएमओ में सिंदूर का पौधा लगाया था। तो ये बात थोड़ी ध्यान रख सकते हैं, करण जी का चर्चित प्रश्न रहा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो आयोजन था वो आपके विशाखापट्टनम में हुआ था। ध्यान रहे, आपका जो पहली बार इंटरनेशनल योगा डे है ना, वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और इसको मनाया जाता है 21 जून को। जो आपके कर्क संक्रांति होती है 21 जून, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। और अब की बार का जो योग दिवस 2025 का आयोजन हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप इसी प्रकार अगली क्लास से जुड़ने के लिए आप इसी चैनल पर बने रहें और धीरे धीरे अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो इसी तरह से आप जब नए नए प्रश्नों के साथ कलेक्शन देखेंगे तो आपकी जो भी तैयारी है, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी। आज हमने छोटा सा प्रयोग करके भी देखा था कि और दिन आप ऑडियो सुनते थे। मैंने कहा चलो इस प्रकार से एक छोटा सिस्टम कर देते हैं। बच्चे इस प्रकार लाइव तो देख पाते नहीं, क्लासरूम में डेली देखते ही हैं। तो ये प्रयोग हमने करके यहाँ पर देख लिया है। धन्यवाद।